चलिए नेक्स्ट है, फोर्थ नंबर पर आपकी आती है सेल्स रिटर्न बुक। इसमें कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे? रिटर्न ऑफ गुड्स विच आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी कोई भी वो गुड्स जो आपने क्रेडिट पर बेचा था और अगर सामने वाले ने उस गुड्स को क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया है, तो वो रिटर्न इस बुक में क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। एंट्रीज आर यूजुअली on the basis of credit note issued to customers. जनरली इस बुक में जो एंट्रियां की जाती हैं वो क्रेडिट नोट के द्वारा की जाती हैं। लिखें, if some trade discount is given at the time of sale, then it should also be adjusted at the time of return. इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए इनिशियली आपने 30,000 का माल दिया था और 30,000 का माल जो आपने बेचा था उस पर आपने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया था, तो बेसिकली आपने 27,000 रुपए से एंट्री की होगी। अब सामने वाले ने क्या किया, उसमें से 3,000 का माल वापस कर दिया, तो एक्चुअली में अब 3,000 का माइनस नहीं हुआ है, कितने का गुड्स माइनस हुआ आपका, 2,700 का, क्योंकि 10% ट्रेड डिस्काउंट था। तो आप जरा समझना, आपने इनिशियली बताओ क्या एंट्री की होगी आपने, जब आपने 30,000 का माल बेचा होगा तो बताओ क्या एंट्री हुई होगी। सर सेल अकाउंट डेबिट, डेटेड टू सेल्स, अकाउंट डेबिट टू सेल, नहीं सर डेटेड टू सेल्स, डेप्टेड टू सेल्स। बिल्कुल ये एंट्री हुई होगी 30,000 से, अब 27,000 से, सॉरी, क्योंकि आपने 3,000 का जो ट्रेड डिस्काउंट है वो माइनस कर दिया होगा। अब सामने वाले ने 3,000 की वैल्यू का माल आपको रिटर्न कर दिया, तो आप जो सेल्स रिटर्न बुक करोगे अब वो 3,000 नहीं करोगे, उसमें से भी डिस्काउंट एडजस्ट होगा। आप समझ रहे हो, 2700 का। जब माल बेचा था तो माल बेचते समय आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया था,
तो अब जब सेल्स रिटर्न बुक करोगे तो सेल्स रिटर्न भी उसी प्रकार से एडजस्ट करोगे जिस प्रकार आपका ट्रेड डिस्काउंट था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मतलब कुल मिलाकर पॉइंट ही आ गया कि अगर आपने कल को कोई ट्रेड डिस्काउंट दिया था तो जब आपको उसमें से कोई माल रिटर्न होकर वापस आएगा तो उसको रिकॉर्ड करते समय भी उसका जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हटाकर आप क्या करोगे, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, तभी आपकी एंट्री कंप्लीट बनेगी। नाउ अब हम बात करते हैं डेबिट और क्रेडिट नोट, जो थोड़ा सा हमारा पॉइंट है। तो लिखें यहां पर डेबिट नोट वर्सेस क्रेडिट नोट। डेबिट नोट वर्सेस क्रेडिट नोट। बेसिस यहां आएगा आपका डेबिट नोट और ये आ गया हमारे पास क्रेडिट नोट। हु प्रिपेयर डेबिट नोट जनरली परचेजर के द्वारा बनाया जाता है, जबकि जो क्रेडिट नोट है वो सेलर बनाता है। ठीक है, तो ये जो पहला डिफरेंस है ये क्या है कि डेबिट नोट तो प्रिपेयर किया जाता है परचेजर के द्वारा और क्रेडिट नोट प्रिपेयर किया जाता है सेलर के द्वारा। सोर्स डॉक्यूमेंट it is used in purchase return book। यानी डेबिट नोट की सहायता से आप किस बुक में एंट्री करते हो, परचेज रिटर्न बुक में एंट्री करते हो। इट इज यूज्ड इन और इट इज यूज्ड इन सेल्स रिटर्न बुक। क्यों बनाया जाता है? इट इज प्रिपेयर्ड डेबिट सप्लायर्स अकाउंट और इट इज प्रिपेयर्ड
टू गिव क्रेडिट टू कस्टमर। आराम से मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है, बेसिकली जब कोई भी पर्सन गुड्स परचेज करता है, आइए मैं आपको जरा समझाता हूं। मान लेते हैं एक बार ये तो है परचेजर और ये है सेलर। ठीक है, अब परचेजर ने जब गुड्स परचेज किया होगा तो इसने एक एंट्री डाली होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सेलर, और परचेजर ने सेलर को अपना क्रेडिटर बना लिया होगा और सेलर ने परचेजर को डेबिट बनाया होगा। ये लीजिए, ये इनिशियल एंट्री हुई होगी आपकी। अब सुनना, अब क्या हुआ कि परचेजर ने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिया। अब अगर उसने गुड्स रिटर्न कर दिया तो वो एंट्री अपनी बुक्स में क्या डालेगा, सेलर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। बताओ ये एंट्री डालेगा। तो अब आप मेरी बात को समझना, आपने अपनी बुक्स में सेलर को क्रेडिट कर रखा था, अब आप उस सेलर को क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो। तो ये जो परचेजर है ना, ये सेलर को एक इंफॉर्मेशन भेजता है कि भैया आपने मुझे 30,000 का माल बेचा था, तो आप मेरे 30,000 से क्रेडिटर थे, उसमें से 4,000 का माल मैंने आपको वापस रिटर्न कर दिया। तो इस बात की इंफॉर्मेशन ये जो परचेजर है ना, वो एक डॉक्यूमेंट के द्वारा सेलर को भेजता है और वो सेलर को ये बोलता है कि भैया मैं अब आपको 4,000 रुपए से डेबिट कर रहा हूं, मैं आपको 4,000 रुपए से क्या कर रहा हूं, डेबिट कर रहा हूं। तो जैसे ही आप सेलर को डेबिट करोगे, इस बात की इंफॉर्मेशन सेलर को दी जाती है, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करते हो उसी को हम बोलते हैं डेबिट नोट। क्योंकि आपने सेलर को डेबिट किया, तो आपने अगर सेलर को डेबिट किया है तो आप जो नोट इशू करोगे, आप जो इंफॉर्मेशन इशू करोगे, उसे क्या बोला जाएगा, डेबिट नोट बोला जाएगा। इसीलिए ये हमेशा परचेजर द्वारा बनाया जाता है। बोलो क्लियर ये एग्जांपल से पॉइंट। यस सर। अब आ जाओ, सेलर क्या करता है, सेलर ने ये एंट्री पास की। अब सेलर की बुक्स में परचेजर डेटर है। बताओ अब, अगर मान लो 30,000 से आपने इसको अपना डेटर बना रखा है, लेकिन अब 4,000 का गुड्स रिटर्न हो गया, तो क्या अभी आपको डेबिट अब 30 ही रहेगा या 26 होना चाहिए, 26 होगी। तो इमीडिएटली इसे एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, सेल्स रिटर्न टू परचेजर। तो ये देखिएगा,
आपने परचेजर को क्रेडिट किया, यानी जो व्यक्ति आपकी बुक्स में डेबिट चल रहा था आपने उसको क्रेडिट किया। इस बात की इंफॉर्मेशन सेलर परचेजर को भेजता है। तो सेलर ने चूंकि परचेजर को किया तो वो जो नोट बनाकर इसको इन्फॉर्म करेगा उस नोट को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट नोट बोलते हैं। तो क्रेडिट नोट हमेशा सेलर बनाता है क्योंकि वो अपनी बुक्स में डेटर को कम कर रहा है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि परचेजर तो कौन सा नोट बनाता है, परचेजर कौन सा नोट बनाता है, जल्दी बताओ। सर डेबिट नोट। और सब सेलर जो है वो कौन सा नोट बनाता है, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट। क्यों? क्योंकि वो परचेजर को क्रेडिट करता है अब, तो इसलिए उसे क्या करना पड़ता है, क्रेडिट नोट बनाना पड़ता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। डेबिट नोट क्रेडिट नोट कौन बनाता है और किस अमाउंट के लिए बनेगा, वो ऐसी कुछ चीजें आपसे पूछ सकता है। आइए, बीआर बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक। क्या करोगे इसमें, जो बिल आपने लिखे हैं उसके लिए आप ये बुक क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे। लिखो इसमें, बीआर बुक इज one of the subsidiary book which is used to record, which is used to record the details of BR in favor of a person। देखिए, मतलब अगर मैं एक सिंपल सी बात कहूं तो मान लीजिए मैंने बीआर लिखे हैं, तो मैंने अपने जिन जिन लोगों पर बीआर लिखे हैं उन सभी को एक जगह रिकॉर्ड करूंगा, तो उस बुक को हम क्या बोलेंगे, बिल्स रिसीवेबल बुक। उसको हम बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल बुक। और इसी तरह से आपके पास होती है बीपी। इसमें कुछ पॉइंट नहीं है लिखने लायक। बिल्स पेबल बुक क्या होता है बताओ, जब आपने कोई बिल एक्सेप्ट किए हैं, यानी किसी दूसरी पार्टी ने आपके ऊपर क्या लिखे, बिल लिखे, और आपने उन बिलों को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो जितने भी बिल आप एक्सेप्ट करोगे उन सभी को रिकॉर्ड करने के लिए आप ऑल बिल्स एक्सेप्टेड बाय एंटिटी, समझ रहे हैं, जितने भी बिल आपने एक्सेप्ट किए हैं उन सभी को रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक बनाई जाएगी उस बुक को हम क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल बुक बोलते हैं। और लास्ट आती है जनरल प्रॉपर।
फर्म में हो गई ना सर, ये फर्म में हो गई ना एंटिटी, क्या बोल रहे हो? ये एंटिटी फर्म में हो गई ना सर एक। हाँ बिल्कुल। जैसे मान लो मैं हूं, मैंने एक बिल आपके ऊपर लिखा, तो मैंने बिल लिखा तो मैं तो बनाऊंगा बीआर बुक, और यस आपने बिल को एक्सेप्ट किया, आपके ऊपर एक लाइबिलिटी आई, तो आपकी बुक्स में आप क्या बनाओगे? बीपी। बिल्स पेबल बुक बनाओगे बस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बुक आती है जनरल प्रॉपर। अब देखिएगा, अब आपने कितनी सब्सिडरी बुक पढ़ ली? 6 सब्सिडरी बुक पढ़ ली। इनमें जो जो ट्रांजैक्शन आ गए वो ओके, और जितने भी ट्रांजैक्शन बच गए वो सभी ट्रांजैक्शन किस में आते हैं? जनरल प्रॉपर में आते हैं। लिखो। ट्रांजैक्शंस transaction which cannot be recorded in any other subsidiary books will be recorded in general proper। उन्हें जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज के बाद इसमें आपके पास आती हैं ट्रांसफर एंट्रीज, परचेज और सेल ऑफ असेट्स, रिटर्न ऑफ असेट्स,
एबनॉर्मल लॉसेस, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। देखिए कई सारे और भी ट्रांजैक्शन होते हैं जो जनरल प्रॉपर में आते हैं, तो याद रखने का एक सर सिंपल सर डिस्काउंट भी, क्या चीज, नहीं डिस्काउंट डिस्काउंट कैश बुक में आ जाता है ना भाई। ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री होती नहीं है कहीं भी, और कैश डिस्काउंट जो होगा वो तो आपका कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम में आ जाएगा। तो सर ट्रेड डिस्काउंट फिर जनरल प्रॉपर में नहीं आएगा। ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री नहीं होती। ट्रेड डिस्काउंट तो जो हमेशा क्या होता है, बिल की प्राइस में से कम करके ही अकाउंटिंग की जाती है, तो ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्रियां होती ही नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन है जो कि किसी भी सब्सिडरी बुक में नहीं आते, तो जो जो सब्सिडरी बुक में नहीं आते वो सब किस में आ जाते हैं, आपके जनरल प्रॉपर में आ जाते हैं। बस ये आपके पास एक और टॉपिक था बेसिक सब्सिडरी बुक्स को लेकर। बताइए, अब आपको इसमें कुछ पूछना हो तो वो मुझे बताएं। तो ये आपका दो छोटे छोटे टॉपिक थे, एक तो कैश बुक जो कि ऑल्सो एक सब्सिडरी बुक और जनरल के रूप में काम करती है, और दूसरा कैश बुक के अलावा मैंने आपके साथ डिस्कस किया बाकी जितनी भी सब्सिडरी बुक्स होती हैं उनको। सर एक बार सर बीआर और बीपी का होता है। देखो बीआर और बीपी क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने बिल्स के कोई ट्रांजेक्शन किए हैं, ठीक है, अब मैंने जितने भी बिल लिखे उन सबको मैं एक जगह रिकॉर्ड करूंगा कि नहीं करूंगा। जी सर। तो मैंने जो बिल ड्रॉ किए उसके लिए मैं जो बुक मेंटेन करूंगा उस बुक को मैं क्या बोलूंगा, बीआर बुक बोलूंगा। अब मान लो मेरे ऊपर किसी ने बीआर लिखे, यानी मैंने कुछ बिल्स एक्सेप्ट किए हैं, तो वो मेरे लिए बीआर है कि बीपी है, बीपी हो तो बीपी हो गए ना, वो मेरी लाइबिलिटी बन गई। तो मैंने जितने भी बिल एक्सेप्ट किए हैं उनके लिए मैं जो भी बुक मेंटेन करूंगा उस बुक को हम बोलते हैं बिल्स पेबल बुक। और बताओ, हालांकि देखिए इनमें से ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कभी कभार आपके एकाध कोई क्वेश्चन इनमें से परचेज बुक, सेल्स बुक, इनमें से आ जाता है। बाकी जनरली आपके पास जो क्वेश्चन बनते हैं इनमें जो बनेगा वो केवल आपसे ये बनता है, एक तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट के रेस्पेक्ट में बन जाता है, एक ये पूछ लेता है कि वो कोई भी ट्रांजैक्शन आपको दे देगा और ये पूछेगा कि भैया इस ट्रांजैक्शन को आप कौन सी बुक में रिकॉर्ड करोगे, कि आप इसे किसी मतलब चार ऑप्शन दे देगा कि सेल्स बुक, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको बोलूं कि मिस्टर ए परचेजेस फर्नीचर ₹10,000 ऑन क्रेडिट। मिस्टर ए ने 10,000 रुपए का फर्नीचर क्रेडिट पर खरीदा, बताओ इस ट्रांजैक्शन को आप किस बुक में रिकॉर्ड करोगे, बताइए। क्या हुआ भाई, आपने 10,000 का फर्नीचर क्रेडिट पर खरीदा, तो बताओ इसे किस बुक में रिकॉर्ड करोगे। सर जनरल प्रॉपर में। बिल्कुल, अभी अपन ने लिखा था ना परचेज और सेल ऑफ असेट किस में आती है, जनरल प्रॉपर में जेपी। आती है। अगर कैश में खरीदोगे तो कैश बुक में चली गई, उधार खरीदोगे तो जनरल प्रॉपर में आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे आपके। सर ओपनिंग एंट्री वर्सेस क्लोजिंग एंट्री का भी लिखवाओगे आप? हाँ जी बिल्कुल, क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती है बताओ, ध्यान है आपको क्या होती है क्लोजिंग एंट्रीज। सर डिस्क्लोजर के टाइम पे, डिसॉल्यूशन के टाइम पे। नहीं नहीं नहीं, डिसोल्यूशन नहीं, नॉर्मली क्लोजिंग एंट्रीज अपन करते हैं ना, हाँ वो क्या होती है। मतलब जो ईयर एंड में होती है सर। क्या बोल रहे हो, सर जो ईयर एंड में होती है 31 मार्च के आसपास।
हाँ बिल्कुल। सर एक तो अपन प्रॉफिट की करते हैं। नहीं नहीं, जैसे आपके पास जितने भी ट्रेडिंग के आइटम होते हैं वो सब क्लोज होते हैं, पीएनडल के आइटम है वो सब क्लोज होते हैं, तो उन एंट्रियों को अपन कहते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। यस सर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, सुनना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग के डेबिट में आपने कुछ आइटम लिखे हैं, तो वो क्लोजिंग एंट्री क्या बनती है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस टू वेजेस। तो ट्रेडिंग के सभी आइटम्स जो डेबिट आइटम्स हैं, ये उनको क्लोज करने की एंट्री बन गई। अब मुझे बताओ ट्रेडिंग के जो क्रेडिट आइटम्स हैं उनको क्लोज करने की क्या एंट्री होगी? सर सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बिल्कुल ठीक है। यानी आपने जितने भी आइटम ट्रेडिंग में क्रेडिट किए उसकी एंट्री बना दो, तो एंट्री बन गई सेल्स अकाउंट डेबिट क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। फिर ट्रेडिंग का जो रिजल्ट आता है वो आपका या तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है या ग्रॉस लॉस होता है। अगर Yes, मान sir. लो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो एंट्री क्या डालोगे? हम ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अल्टीमेटली अकाउंट कहाँ डेबिट जाता टू है? ग्रॉस प्रॉफिट। भाई पीएनडल में जाता है ना ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रांसफर हो जाता है ना पेंड में। हाँ तो बताओ यस एंट्री सर। क्या बनाओगे? वो ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पीएनडल, वेरी गुड। पीएनएल अकाउंट। क्योंकि याद है आपको, आप जब पीएनडल चालू करते हो तो लिखते हो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। यस सर। तो ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पीएनडल, और ग्रॉस लॉस है तो क्या एंट्री हो जाएगी? पीएनएल टू ग्रॉस लॉस। पीएनडल अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस लॉस। अब लिखवाऊंगे ये एंट्रियां या ध्यान रहेंगी? सर ध्यान रहेगी। फिर पीएनडल में आपने जितने भी डेबिट साइड में अमाउंट लिखे हैं, जितने भी खर्चे आपने डेबिट साइड में लिखे हैं, उन सबको क्लोज करने की क्या एंट्री हो गई? पीएनडल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। हाँ। भाई आपने जितने भी लिखे, जैसे सैलरी, रेंट, आपने इंश्योरेंस, जो भी खर्चा लिखा सबको पीएनडल के थ्रू क्लोज करोगे, तो एंट्री कर दोगे पीएनडल अकाउंट डेबिट टू रेंट टू सैलरी। और जितने भी क्रेडिट आइटम है उनको क्लोज करने की एंट्री क्या करोगे? सर इनकम्स टू पीएनएल। इनकम्स अकाउंट डेबिट टू पीएनडल। टू पीएनएल। फिर आपके पास मान लीजिए नेट प्रॉफिट आया, तो नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? सर बैलेंस शीट में कैपिटल के अंदर होता कैपिटल है ना, या अकाउंट तो में। ऐड तो होता है। बताओ एंट्री क्या बनेगी आपकी? कैपिटल बढ़ जाएगी, नेट प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। तो एंट्री बन गई पीएनडल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल। यस सर। ये लो हो गई क्लोजिंग एंट्रीज। बोलो आई क्या समझ में क्लोजिंग एंट्रीज? यस सर। कहोगे तो मैं लिखवा दूं, ऐसा नहीं है। बट देखो ये तो क्या बेसिक अकाउंटिंग है, ये तो ध्यान होनी चाहिए आपको कि अपन जो ट्रेडिंग पीएनडल में जितने भी अमाउंट लिखते हैं वो सब अपन अकाउंट को क्लोज करके लेकर आते हैं। तो उसी की जब अपन एंट्री बनाते हैं तो वो कहलाती है हमारी क्लोजिंग एंट्रीज। अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लोजिंग एंट्रीज कौन से अकाउंट की होती है और कौन से की नहीं होती? हमेशा ध्यान रखना, आपके जितने भी पर्सनल अकाउंट हैं और रियल अकाउंट हैं उनकी कभी क्लोजिंग एंट्री नहीं होती है। उनके हमेशा बैलेंसेस निकलते हैं। आप देख लो किसी भी, हर पर्सनल अकाउंट का या तो आप बैलेंस ब्रॉट डाउन निकालोगे या बैलेंस कैरिड डाउन निकालोगे। आपके जितने भी रियल अकाउंट होते हैं यानी असेट और लाइबिलिटी के अकाउंट, उनके भी आप बैलेंसेस निकालते हो। तो हमेशा ध्यान रखना जो क्लोजिंग एंट्रीज होती है वो केवल नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स की होती हैं। कभी भी पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट जो होते हैं उनकी क्लोजिंग एंट्रीज नहीं होती हैं, उनके केवल बैलेंसेस निकलते हैं। बोलो क्लियर है? नॉमिनल की होती है ना सर ये? हाँ जी, केवल नॉमिनल नेचर की ही अकाउंट की क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं।